हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में। अनीमिया में आरबीसी में या तो हीमोग्लोबिन कम होता है या फिर आरबीसी ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसे हम डिस्फंक्शनल आरबीसी भी कहते हैं। अनीमिया को आम भाषा में हम खून की कमी कहते हैं। अनीमिया के बारे में बात करें उसके पहले दो तीन बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। ब्लड में हमारे मुख्यतः दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो फ्लूइड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, पानी होता है, कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कंपोनेंट होता है सेलुलर कंपोनेंट, जिसमें सेल्स होते हैं, तीन तरीके के मुख्यतः सेल्स होते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन लंग से लेकर हमारे ऑर्गन्स तक जाता है। दूसरे नंबर वो होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बॉडी के डिफेंस में काम करती हैं। और नंबर 3 पर होती हैं प्लेटलेट्स, जो कि प्लेटलेट्स जो होती हैं जहाँ भी ब्लीडिंग होती है वहाँ पर खून का थक्का जमा देती हैं और ये खून को रोकने में मदद करती हैं। और ये तीनों तरीके के सेल्स जो होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो जो होते हैं स्टर्नम यानी कि हमारी जो बीच की हड्डी होती है और जो थाई की जो लंबी हड्डियाँ होती हैं जिसे हम फीमर कहते हैं, उसमें अंदर की तरफ मैरो होती है जो तीनों तरीके के सेल्स को प्रोड्यूस करती है। पहले हम अनीमिया के लक्षणों के बारे में बात करेंगे और फिर उसके कारणों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कारणों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि सारा ट्रीटमेंट जो है कारणों पर ही बेस्ड है। अनीमिया में सिर में दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, रात के समय टांगों में दर्द हो सकता है जिसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, चक्कर आ सकते हैं, थकान हो सकती है, फीवर जैसा महसूस हो सकता है, चलने में सांस फूल सकती है, पैल्पिटेशन हो सकते हैं यानी कि हार्ट बीट बढ़ सकती है और चेहरा जो होता है पीला लगने लग जाता है। अनीमिया जो होता है रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, या फिर रेड ब्लड सेल्स का बोन मैरो प्रोडक्शन कम हो उसकी वजह से होता है, या फिर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। तो सारे के सारे कारण इन मुख्यतः तीन चीज़ों पर बेस्ड हैं। अगर अनीमिया में आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है तो उसके साथ साथ में कभी कभी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी कम होता है। बोन मैरो सप्रेशंस कई वायरल इलनेसेस में भी हो जाता है, डेंगू में भी हो सकता है, सिंपल वायरल इन्फेक्शंस में भी हो सकता है और टाइफाइड फीवर में भी हो सकता है। कई तरीके के टॉक्सिन्स जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स को बनने नहीं देते हैं। कई तरीके के मेडिसिन्स होती हैं वो आरबीसी बनने में बोन मैरो पे प्रभाव डालती हैं। और कई तरीके के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होते हैं वो भी रेड ब्लड सेल्स को बोन मैरो से कम बनने देते हैं या नहीं बनने देते हैं। ये सारे के सारे कारण जो कि मेडिसिन्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, ये ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं यानी कि ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में इरिवर्सिबल भी हो सकते यानी कि दोबारा ठीक नहीं होते। कुछ केसेस में अगर अनीमिया जो होता है वो ल्यूकीमिया की वजह से हो या माइलोफाइब्रोसिस की वजह से हो तो ये खतरनाक कारण होते हैं और इसके ठीक होने की उम्मीद कम होती है जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना करें। दूसरा कारण है आरबीसी प्रोडक्शन कम होने के बाद कच्चे माल की कमी, यानी कि रॉ मटेरियल जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो भी जो है अनीमिया हो सकता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन बनने में? सबसे पहला कारण आता है आयरन, नंबर 2 पर विटामिन बी 12, तीसरे नंबर पर फॉलिक एसिड, नंबर 4 पर विटामिन सी। अगर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड सेल्स छोटी छोटी हो जाती हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मुख्यतः दो तीन कारणों की वजह से होता है, या तो आयरन हमारी डाइट में कम हो या ना हो, और या फिर हमारी बॉडी से कहीं ब्लड निकले या कोई चोट लगे उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती रहती है, जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और या फिर आंतों से आयरन का एब्जॉर्प्शन ना हो। ये कई डिजीज़ में, आंतों की डिजीज़ में जैसे क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और ग्लूटेन एंट्रोपैथी में भी हो सकता है। इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है कहीं से भी, जैसे पाइल से या वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से करना चाहिए। और अगर आपका आयरन की कमी है, या तो आप खाने में ज़्यादा आयरन बढ़ा सकते हैं या फिर इंजेक्शंस दे सकते हैं आयरन के, और या फिर टैबलेट्स भी आयरन की आती हैं उसको भी दे सकते हैं। खाने में आयरन किन किन चीज़ों में होता है? नॉनवेज डाइट में होता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वेजिटेरियन डाइट में आयरन किन किन चीज़ों पे होता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, चाहे तो उसे देख सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट में जो होता है ये आयरन जो होता है ज़्यादातर अनार में, किशमिश में, अंजीर में, खजूर में, आलू बुखारे में, आलू के छिलके में, इन सब चीज़ों में आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। बीन्स में भी हो सकता है, राजमा में भी हो सकता है, इन सब चीज़ों में
आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। पहले के समय में आयरन की कमी वेजिटेरियन लोगों में नहीं रहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग लोहे के बर्तनों में खाना बनाया करते थे, जिससे हमारे खाने में थोड़ा थोड़ा आयरन जाता रहता था। अब नंबर 2 पर आता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 जो होता है ज़्यादातर नॉन-वेज डाइट में होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है और स्प्राउट्स में मिलता है। तो वेजिटेरियंस में अक्सर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 जो होता है सेल्स के डिवीज़न के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ पर सेल्स का डिवीज़न ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका नाखूनों में, बालों में और बोन मैरो में, वहाँ पर सब सेल्स का प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स बड़ी हो जाती हैं और वो जब छोटी छोटी कैपिलरीज से पास होती हैं तो टूटने लग जाती हैं। ये एक एडिशनल कारण और होता है। फॉलिक एसिड में भी इसी तरीके से ज़्यादातर मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। कई बार आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी दोनों साथ साथ चलते हैं। विटामिन C की वजह से डेफिशिएंसी आजकल ज़्यादातर देखी नहीं गई है, क्योंकि ये पहले के समय में ज़्यादा होती थी जब हम शिप्स पर जाते थे और ज़्यादातर हम डब्बा बंद खाना खाते थे। आजकल विटामिन C डेफिशिएंसी ज़्यादातर देखी नहीं जाती है। अब तीसरा ग्रुप वो आता है जिसमें प्रोडक्शन भी सही हो रहा है RBC का, उन केमिकल्स या उन सामान जो जितना है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है वो भी सब अवेलेबल है, पर रेड ब्लड सेल्स टूट ज़्यादा रही हैं। ये किसी इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे मलेरिया वगैरह में रेड ब्लड सेल्स टूटती हैं। बहुत सीवियर मलेरिया हो तो खून की कमी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है इसमें हीमोलिटिक अनीमिया। इन्फेक्शन के बाद में आता है कि सेल्स जब डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं अपने आप। ये ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में होता है, जिसमें हमारी बॉडी हमारे सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती हैं और सेल्स टूटने लग जाती हैं। या फिर जेनेटिकली कभी कभी कुछ लोगों में सेल्स का शेप ठीक नहीं होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। वो सिकल की तरह होती हैं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और कैपिलरी से जब निकलती हैं तो टूटती ज़्यादा हैं। जितना अब रेड ब्लड सेल्स टूटती हैं उतना जब बन नहीं पाती हैं बोन मैरो से, तो फिर अनीमिया डेवलप हो जाता है। कुछ तरीके के एनीमियाज़ के बारे में अलग से हम बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में भी अनीमिया हो जाता है। उसमें अनीमिया जो होता है वो फंक्शनल होता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो इसलिए जो है अनीमिया जो होता है, फ्लूइड जब ज़्यादा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन अपने आप कम लगने लगेगा। प्रेगनेंसी में हमें आयरन B12 और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर देना चाहिए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी कभी कभी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है बोन मैरो पर प्रभाव डालता है और RBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से कि अगर प्रोडक्शन कम होता है, अगर कैंसर की वजह से, तो कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और अगर कोई रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, जैसे कि कोई इन्फेक्शंस हैं या फिर कोई टॉक्सिन्स या फिर कोई केमिकल्स हैं या कोई मेडिसिन्स हैं, तो हम उनको जिनकी वजह से हो रहा है उसको हटाएं। अगर किसी विटामिन या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है एनीमिया, तो उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। और अगर हीमोलिटिक एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स टूट रही हैं जैसे, तो उसमें कारण को ट्रीट करें। जैसे मलेरिया तो मलेरिया को ठीक करें। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है तो स्टेरॉइड्स दे सकते हैं या किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन कम निकलता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया निकलता है, पर अगर हम सीरम आयरन लेवल्स कराते हैं तो वो नॉर्मल निकलते हैं। ये ज़्यादातर थैलेसीमिया में देखा गया है। थैलेसीमिया फैमिलीज़ में चलता है और इसमें एक ख़ास तरीके का हीमोग्लोबिन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, थैलेसीमिया अगर डायग्नोज होता है, जो कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से डायग्नोज हो सकता है, तो उसमें अगर सीरम आयरन नॉर्मल है तो हम आयरन सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। याद रखें, थैलेसीमिया में भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, उसमें हम आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं। पर अगर थैलेसीमिया का कोई केस डायग्नोस्ड है तो सबसे पहले उसमें सीरम आयरन चेक कराना चाहिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है तो अगर सीरम आयरन नॉर्मल है तो आयरन सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इनमें टेस्ट क्या क्या कराने चाहिए? एक तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना चाहिए। हीमोग्लोबिन के साथ में एक जनरल ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन कम है तो रेड ब्लड सेल्स छोटी होंगी। अगर विटामिन B12 की वजह से है तो रेड ब्लड सेल्स बड़ी होंगी। और कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या फिर जो है अगर प्रोडक्शन कम हो रहा होगा RBC का, उसमें रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल साइज़ में हो। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है तो आपको सीरम आयरन लेवल्स ज़रूर चेक कराने चाहिए, क्योंकि इससे हम थैलेसीमिया के बारे में सोच सकते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और आयरन लेवल्स नॉर्मल है तो हम थैलेसीमिया के बारे में सोचेंगे। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हीमोलिसिस हो रहा है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे और उसके बारे में
हम ब्लड टेस्ट करेंगे, पर अगर हीमोलिटिक एनीमिया स्पेसिफिक हम सोच रहे हैं सिकल सेल या फिर ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया से, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट कराएंगे। आज बस इतना ही। मेरा टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।